आइए कक्षा 11 के सभी विद्यार्थी, आप लोगों का हिंदी क्लास में स्वागत है। देखिए, आप लोगों को इसके पहले पहला लेसन यानी हिंदी गद्य का पहला लेसन पढ़ाया जा चुका है। यानी भारतवर्षोन्नत कैसे हो सकती है, इसके लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, यह आपको पढ़ाया जा चुका है। ठीक है, ये वीडियो आपके पास पहुंचा भी होगा, आप देखे होंगे। अब उससे आगे आज हम लोग हिंदी गद्य का दूसरा लेसन यानी जो संशोधित सिलेबस है उसके तहत ही हम आपको पढ़ा रहे हैं, है ना। तो इसमें दूसरा लेसन है महाकवि माघ का प्रभात वर्णन। ठीक है, लेखक है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। ये दूसरा पाठ है, दूसरा लेसन है। सामान्य हिंदी पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए ये दूसरा लेसन। अब आप ये जान लें कि देखिए, हिंदी गद्य में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने द्विवेदी के प्रमुख लेखक माने जाते हैं। द्विवेदी जी ने जो लिखा है महाकवि माघ का प्रभात वर्णन, जीवन परिचय, आप उसको खुद पढ़ेंगे जैसा कि उसको आपको पहले बताया गया है। ठीक, आइए आप देखते हैं। किताब आप लेकर के बैठे, किताब की पंक्तियां आप देखेंगे तब आपके समझ में आएगा। देखिए, इसमें जो है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने यानी महाकवि माघ का प्रभात वर्णन, ये एक निबंध है। ठीक, निबंध विधा है। इसमें क्या है कि संस्कृत के महाकवि माघ के प्रभात वर्णन संबंधी हृदय स्पर्शी स्थलों को निबंधकार ने हमारे सामने रखा है। ठीक, उसने बहुत ही कलात्मक ढंग से यह दिखलाया है कि किस तरह सूर्य और चंद्रमा, नक्षत्र एवं दिग्बधुएं अपनी अपनी क्रीड़ाओं में तल्लीन है। सूर्य की रश्मियां अंधकार को नष्ट कर जीवन और जगत को प्रकाश से परिपूर्ण कर देती है। रसिक चंद्रमा अपनी शीतल किरणों से रजनीगंधा को प्रमुदित कर देता है। सूर्य और चंद्रमा समय समय पर दिग्बधुओं से कैसे प्रणय निवेदन करते हैं और एक दूसरे के प्रति प्रतिद्वंदिता के भाव से भर उठते हैं। कैसे प्रवासी और सूर्य का स्थान चंद्रमा लेकर दिग्बधुओं से हास परिहास करते हुए सूर्य के कोप का भाजन बन उसके द्वारा परास्त किया जाता है। इन सब का बड़ा मनोहारी चित्रण इस निबंध में किया गया है। तो आइए अब हम लोग पाठ को देखते हैं। पाठ आपके सामने वहां लिखा गया आपकी किताब में, किताब आप खोल करके बैठेंगे तो जरूर देखेंगे। पाठ है महाकवि माघ का प्रभात वर्णन। क्या है बाबू? महाकवि माघ का प्रभात वर्णन। इसमें क्या है कि महाकवि यानी संस्कृत के विद्वान थे, उनको उनके द्वारा जो है यानी अब माघ में यानी ठंडी का जो समय होता है उस समय जो सूर्योदय और सूर्यास्त की जो स्थिति होती है उस सब का वर्णन करते हुए यहाँ पर भारत यानी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने बताने का प्रयास किया है। तो आइए देखते हैं किस तरह से क्या हो रहा है। पहली पंक्ति आप पढ़ें
यानी देखा जाए जो पढ़ रहे हैं कि रात, देखिएगा पहला लेसन, मतलब पहले पार्ट का पहला, दूसरे पार्ट का पहला पैराग्राफ, कि रात अब बहुत ही थोड़ी रह गई है, सुबह होने में कुछ ही कसर है, जरा सप्तर्षि नाम के तारों को तो देखिए, वे आसमान में लंबे पड़े हुए हैं, उनका पिछला भाग तो नीचे को झुका सा है और अगला ऊपर को, वहीं उनके अधोभाग में छोटा सा ध्रुव तारा कुछ कुछ चमक रहा है। देखिए आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी इसमें महाकाव्य माघ का प्रभात का वर्णन करते हुए बताना चाहते हैं, बता रहे हैं कि रात अब बहुत थोड़ी बची हुई है, सुबह होने वाली है, देखिएगा। और सप्तर्षि माने 7 ऋषियों का समूह, आकाश में जो 7 ऋषियों का समूह होता है ना, उनको जो है अगर देखेंगे तो 7 ऋषियों के समूह में वो इस तरह से लंबे पड़े हुए हैं, ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि आसमान में वो लंबे पड़े हुए हैं, ऐसा लग रहा है कि अब एकदम प्रभात होने वाला है और वो सब विलुप्त होने वाले। अरे 7 ऋषियों में वो जमदग्नि है और क्या कहते हैं ये ध्रुव है, सब ये तारे हैं, उन्हीं 7 ऋषियों का समूह है, ठीक। तो 7 ऋषियों का समूह वो इस तरह से पड़े हुए हैं, मतलब एकदम विलुप्त होने की स्थिति में। आप जानते हो जब उजाला होता है तो आकाश के तारे भी धीरे धीरे विलुप्त होने लगते हैं और अंधकार भी नष्ट होने लगता है। उनका पिछला भाग यानी सप्तऋषियों का जो इस तरह से है, तो कैसे वहां पर आकाश में दिखाई दे रहा है कि पिछला भाग तो नीचे को कुछ झुका सा दिख रहा है और आगे का भाग उठा हुआ। वहीं उनके अधोभाग में छोटा सा ध्रुव तारा इस तरह से चमक रहा है कि 7 ऋषियों की जो समूह की गाड़ी है वो एक गाड़ी के समान सदृश है, समान दिखाई दे रहा है। ऐसी गाड़ी के सदृश जिसका जुआ ऊपर को उठ गया हो, मतलब ऐसी गाड़ी को दिख रहा है जैसे मानो आप देखे होंगे डल्लफ देखे हैं ना, पहले जमाने में लड़िया, तो डल्लफ में क्या होता है, लड़िया में क्या होता है, आगे जुआ होता है और पीछे भाग। देखिए आप पीछे अगर बैठ लिया जाए तो आगे का जुआ क्या हो जाता है, ऊपर उड़ जाता है ना। उसी तरह से यहाँ इसी तरह से उसके इसी मतलब इस दृश्य को देखकर ऐसा लग रहा है कि उनके और ध्रुव तारा के दृश्य को देखकर श्री कृष्ण के बालपन की घटना याद आ जाती है। कौन घटना, आप भी किस लीला देखे होंगे, याद आ जाती है कि बालक श्री कृष्ण को मारने के लिए एक बार गाड़ी का रूप बनाकर सक्टासुर नाम का राक्षस जब उनके पास आया तो श्री कृष्ण ने पालने में पड़े मतलब लेटे ही थे और खेलते ही खेलते उसे एक पैर इतना तेजी से मारा कि उसके आघात से उसका आगे का भाग क्या हो गया, ऊपर उठ गया और पीछे का भाग खड़ा ही रह गया। वही दृश्य इस समय आकाश में 7 ऋषियों के समूह के तारे दिखाई दे रहे हैं। श्री कृष्ण उसके नीचे आ गए हो, ऐसा लग रहा है कि ध्रुव तारा जैसे वहां पर दिख रहा है, वैसे श्री कृष्ण गाड़ी के नीचे आ गए हो। वही दृश्य इस समय 7 ऋषियों की अवस्थित है। वह तो कुछ उठे हुए से लंबे पड़े, छोटा सा ध्रुव उनके नीचे चमक रहा है ना। तो इस तरह से ये पहले पैराग्राफ है, यानी प्रभात होने वाली है, सुबह होने वाली है, ऐसे समय में क्या क्या दृश्य आकाश में दिख रहे हैं वो
महावीर प्रसाद द्विवेदी जी आपको बता रहे हैं। दूसरा पैराग्राफ हम देखें। अब देखिए क्या हो रहा है कि पूर्व दिशा रूपणी स्त्री की प्रभा तो इस समय बहुत ही भली मालूम होती है। आप ये भी जान लीजिए, पूर्व दिशा रूपी और पश्चिम दिशा रूपी दो दिशाएं हैं। इन दोनों दिशाओं को लेखक ने स्त्रियां मान लिया है। क्या माना है? स्त्रियां। तो पूर्व दिशा रूपी स्त्री प्रभा इस समय बहुत ही भली मालूम होती, बहुत अच्छी मालूम होती है। ऐसा लग रहा है मानो पूर्व दिशा रूपी स्त्री हंस रही है। जब प्रकाश फैलता है पूर्व दिशा में तो ऐसा लगता है कि मानो उजाला होने लगता है, मानो यहाँ पर लेखक कल्पना कर रहा है मानो कोई स्त्री हंस रही है, धीरे धीरे मुस्कुरा रही है। इस चंद्रमा ने तो जब तक मेरा साथ दिया, वह यह सोचती इसी है, इस चंद्रमा ने जब तक मेरा साथ दिया, मतलब पूर्व दिशा रूपी स्त्री शायद यह सोच रही है कि जब तक चंद्रमा ने मेरा साथ दिया तब तक वह मेरी संगत, जब तक मेरी वह संगत में रहा तब तक उदित ही नहीं होता रहा। भला ऐसा लग रहा मतलब वो उगना ही नहीं चाहता है। उसकी दीप्त भी यानी उसका प्रकाश भी खूब बढ़ा, परंतु देखो वही अब पश्चिम दिशा रूपी स्त्री की तरफ जाते ही, देखा कैसे कह रहा है कि वो स्त्री सोच रही है, पूर्व दिशा रूपी स्त्री, कि देखो जब तक मेरे साथ में चंद्रमा था तब तक तो बड़ा ही जो है उगना ही नहीं चाहता था, या उगा भी तो बड़ा प्रकाशवान। लेकिन जब पश्चिम दिशा रूपी स्त्री के साथ जाने लगा, पश्चिम दिशा की ओर जाने लगा, तो उसका प्रकाश धीरे धीरे पतित हो रहा, मतलब इसी तरह से वह उसको मतलब कुछ प्रवाह ही नहीं है। वह अपने रंग में मस्त मालूम होता दिख रहा है। अस्त के समय होने के कारण उसका बिंब एकदम लाल हो गया है, जो उसकी परछाई है वो एकदम प्रकाश जो है वो लाल दिखने लगा। और तो और पर किरणें उसकी जो है कुछ पुराने कमल की नाल के कटे हुए टुकड़ों के समान सफेद भी दिख रही है। स्वयं सफेद होकर भी बिंब की अरुणता के कारण यानी लाल के कारण ही वह कुछ लाल भी है और कुछ कुमकुम मिश्रित जैसी दिख रही है। ऐसा लग रहा मानो सफेद चंदन के सदृश उनकी लालिमा मिली हुई सफेद किरणों से चंद्रमा पश्चिम दिशा रूपी स्त्री मलो श्रृंगार सा कर रहा है। उसे प्रसन्न करने के लिए उसके मुख पर चंदन का लेप सा लगा हुआ। पूर्व दिशा रूपी स्त्री के द्वारा किए गए उपहास की तरफ वह जरा सा भी ध्यान नहीं दे रहा है। तो ये लेखक बता रहा है कि किस तरह से जो है सुबह होने वाली है, तो सारी स्थितियां दिख रही है कि चंद्रमा भी अब होने वाला है। अब सूर्योदय निकलेंगे, सूर्य का उदय होगा, चंद्रमा का पता नहीं रहेगा। जो रात में अंधकार था वो अंधकार मिट जाएगा और प्रकाश होगा। ये सब सारी स्थितियां कैसे कैसे क्या हो रही है ये सब आपको बताया जा रहा है। आगे लेखक कहते हैं कि जब कमल शोभित होते हैं तब कुमुद नहीं, और जब कुमुद शोभित होते हैं तब कमल नहीं। लेखक बहुत बढ़िया बातें कह रहे हैं। देखिए, जब कमल शोभित होती है नहीं, जब कमल खिलते हैं तो कुमुदनी मुरझा जाती है, और जब कुमुदनी खिलती है तो कमल मुरझा जाते हैं। तो ऐसे कंडीशन मतलब ऐसे हालात कब होते हैं? ऐसे हालात, ऐसे समय सूर्योदय का होता है और संध्या का समय होता है। कैसे? देखिए, जब सूर्योदय होने लगता है तो पूरी तरह से रात, ना तो अंधकार पूरी तरह से ना तो मिट गया है और ना तो सूर्यदेव एकाएक निकल आए हैं। तो क्या हुआ कि जब तक सूर्यदेव निकलते नहीं है तब तक कमल धीरे धीरे क्या होता है? कमल धीरे 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 पंखुड़ियां खोलता है। यानी सुबह हो गई है
जो रात्रि में कमल बंद था, रात के समय कमल बंद रहता है, तो वो सुबह होते धीरे 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 क्या हो रहा, खुल रहा। और जो कुमुदनी रात्रि में खिली हुई थी, वो बढ़िया खिली हुई थी, अब वो सुबह होने से यानी सूर्योदय के आहट से धीरे धीरे कुमुदनी क्या हो रही है, मुरझा रही है। अब वो बंद होने की कगार पर है और कमल खिलने की कगार पर है। तो ये दोनों कंडीशन, दोनों हालात सूर्योदय के समय होते हैं और संध्या के समय होते हैं। ठीक, बहुधा एक सी नहीं रहती, परंतु इस समय प्रातः काल दोनों में तुल्यता यानी समानता दिखाई दे रही है। कुमुद बंद होने को है पर अभी पूरी तरह से बंद नहीं हुई है। उधर कमल खिलने को है परंतु वह अभी पूरी तरह से खिला नहीं है। एक की शोभा आधी है और दूसरे को भी आधी ही प्राप्त हुई है। उस पर भौरे भी गुंजार कर रहे हैं, सो अभी दोनों ही पर मंडरा रहा है, यानी कमल खिलने वाला है, कुमुदनी मुरझा बंद होने वाली है। तो भौरे वहां भ्रमर माने भौरा मंडरा रहा है, गुंजार यानी उसकी गुंजार की आवाज, माने आवाज बहाने दोनों ही के प्रशंसा के गीत गा रहे हैं, माने भौरा मानो दोनों की प्रशंसा के गीत गा रहा है। इसी से इस समय कुमुद और कमल दोनों ही समता को प्राप्त हो रहे हैं, यानी समानता को प्राप्त हो रहे हैं। और आगे देखिए, और लेखक क्या कहते हैं, लिखा आगे कह रहे हैं, सायंकाल जिस समय चंद्रमा का उदय हुआ, यानी संध्या के समय जब चंद्रमा का उदय हुआ तो उस समय वह बहुत लावण्यमय, बहुत सुंदर था। क्रम यानी धीरे धीरे उसका प्रकाश, उसकी सुंदरता और भी बढ़ती गई। लेकिन वह ठहरा रसिक, वह ठहरा मजाकिया स्वभाव वाला, उसने सोचा यह इतनी बड़ी रात यूं ही कैसे कटेगी, यानी किस तरह से रात कटेगी। लाओ खिली हुई नवीन कुमुदनियां यानी कोकाबेलियों के साथ कुछ हास परिहास करते हैं, हंसी मजाक करते हैं, विनोद करते हैं। अतः वह उनकी शोभा के साथ हास परिहास करके उनका विकास करने लगा। कौन? चंद्रमा। इस तरह खेलते कूदते सारी रात बीत गई। यानी चंद्रमा रात्रि में जब चंद्रमा का चांदनी फैलती है तो रात्रि के समय कुमुदनियां खिलती हैं और कोकाबेलियां, मतलब ये सभी जो है हास परिहास होता है और चंद्रमा की चांदनी बहुत ही सुरम्य होती है, बहुत अच्छा प्रकाश, बहुत शीतल प्रकाश। हालांकि चंद्रमा में अपना कोई प्रकाश नहीं है, चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से ही चमकता है, ये इसको आपको पता है। तो क्या हो रहा है कि इस तरह खेलते कूदते सारी रात बीत गई। वह थक भी गया, शरीर पीला पड़ने लगा, किरण जाल ग्रस्त अर्थात शिथिल हो गए। इससे वह दूसरी दिगंगना पश्चिम दिशा की गोद में जा गिरा। भला इतना खेलते कूदते हुआ जो है, यानी अब सुबह होने को हुआ तो ऐसा लग रहा है कि उसका शरीर अब एकदम पीला पड़ गया, यानी मानो उसको क्या हो गया, जॉइंटिस हो गया हो, पीलिया पकड़ लिया हो, क्योंकि वो पश्चिम दिशा रूपी स्त्री के साथ खूब खेल रहा था। जॉइंटिस उसको हो गया, पीलिया पकड़ लिया। दृश्य क्या है, यानी अस्त हो रहा है, सुबह होने वाला है उसको। क्या हुआ कि यह शायद उसने इसलिए किया कि रात भर के जगे हैं, लाओ अब उसकी गोद में आराम से सो जाए। ये चंद्रमा का विचार आया और लेखक किस तरह से बड़े मनोरम ढंग से प्रस्तुत कर रहा है। एक इस तरह से हम आपको ये बताते हैं कि ये जितने पैराग्राफ आपको पढ़ाए गए उनमें से एक पैराग्राफ हम लेते हैं हम लोग, और उसमें क्वेश्चन कैसे आपको लिखना है ये भी हम आपको बताते हैं। ठीक, सबसे पहले आप
ये पैराग्राफ दीजिएगा। जब कमल, पहले संकेत आते हैं, ठीक, संकेत आप देंगे और संकेत में ठीक, हो रहे, हैं, ठीक, यह आपका जो है संकेत हो गया। अब आपको पता है 5 क्वेश्चन बनते हैं, है ना। इसी पैराग्राफ में से 5 क्वेश्चन आपको लिखना रहेगा। 5 क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख रहा हूं, आप देखिए कैसे 5 क्वेश्चन आपको लिखना होगा। सूर्योदय, सूर्योदय होने पर क्या खिलते हैं? यानी जब सूर्योदय हो जाता है तो क्या खिलते हैं? आपको जैसा आप पहले बताया कि आप उत्तर अभी आप देख लीजिएगा, ठीक। सूर्योदय होने पर क्या खिलते हैं? सूर्यास्त, सूर्यास्त होने पर क्या खिलते हैं? अब आप समझ जाइए अच्छे से। यानी सूर्योदय होने पर क्या खिलते हैं और सूर्यास्त होने पर क्या खिलते हैं, हमने आपको बताया है, वो आप लिखिएगा। अब अगला प्रश्न है, भौरे भौरे किसकी प्रशंसा, भौरे किसकी प्रशंसा के गीत गा रहे हैं, गा रहे हैं। भौरे किसकी प्रशंसा के गीत गा रहे हैं, ठीक। सवाल आप लिखेंगे, रेखांकित अंश की व्याख्या भैया कीजिए। पाठ का शीर्षक, पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए, ठीक। आप इसी वक्त अंडरलाइन कर लें, पैराग्राफ देख लें कि आपको रेखांकित क्या करना है, क्योंकि रेखांकित का उत्तर आपको देना रहेगा। तो रेखांकित बाबू आप कर लें, किताब में देख लें,
कि जब कमल शोभित होते हैं तब कुमुद नहीं, और जब कुमुद शोभित होते हैं तब कमल नहीं, दोनों की दशा बहुधा एक सी नहीं रहती। इतना अंडरलाइन क्यों करेंगे, यानी जब कमल शोभित होते हैं से लेकर एक सी नहीं रहती, एक सी नहीं रहती, अंडरलाइन कर लें। ठीक, अब आप प्रश्न देखें, पांचों प्रश्न आप अपनी कॉपी में लिखोगे। ठीक, हम उत्तर भी बता दे रहे हैं लेकिन कॉपी में आपको लिखना होगा। पहला प्रश्न है सूर्योदय होने पर क्या खिलते हैं, तो उत्तर आपका है कमल। क्या खिल जाते हैं, कमल। दूसरा प्रश्न होता है कि सूर्यास्त होने पर क्या खिलते हैं, तो सूर्यास्त होने पर कुमुदनी या कुमुद, क्या लिखेंगे, कुमुदनी या कुमुद, रात्रि के समय खिलते हैं। ठीक, भौरे किसकी प्रशंसा के गीत गा रहे हैं, तो उत्तर में आप लिखेंगे कि कमल और कुमुद की प्रशंसा के गीत गा रहे हैं। तो पैराग्राफ में है भौरे कमल और कुमुदनी की प्रशंसा के गीत गा रहे हैं। ठीक, रेखांकित अंश की व्याख्या आपको रेखांकित कराया गया है, आप लिखेंगे। व्याख्या आपको लिखा दे रहे हैं, आपको ऐसे लिखने की प्रैक्टिस बना ले, जान लें आप कैसे लिखोगे। रेखांकित अंश की व्याख्या हिंदी डालोगे और लिखोगे कि लेखक का कहना है कि, लिख लीजिए, अगर आपको कोई सस्पेंस हो तो लिख लीजिए। लेखक का कहना है कि जब कमल खिलते हैं, जब कमल खिलते हैं तब कुमुदनी नहीं, और जब कुमुदनी खिलती है, और जब कुमुदनी खिलती है तो कमल नहीं। दोनों की दशाएं, दोनों की दशाएं अधिकतर एक रूप में नहीं मिलती, अधिकतर एक रूप में नहीं मिलती, परंतु सूर्योदय के समय, सूर्योदय के समय दोनों में समानता दिखाई दे रही है ना। बस बाबू ऐसे लिखना आपको, या आप मान लीजिए ऐसे इंटर में भी आपको 12 में भी लिखना, ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे, ऐसे 11 में आप उसको जान लें, एकदम आप प्रैक्टिस कर लें कि हर एक पैराग्राफ, कोई भी पैराग्राफ पूछा जा सकता है। 5 क्वेश्चन बनेंगे, 2 तो ऑलरेडी वही रहेगा, उस पैराग्राफ से आप जान लेंगे, एक रेखांकित और दूसरा पाठ का शीर्षक, लेखक का नाम। तो रेखांकित हमने आपको लिखा दिया, पाठ का नाम यानी महापद्मा का प्रभाव वर्णन, और लेखक का नाम आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक, अब हम लोग जो अगला पैराग्राफ है अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, ओके, आप लोग इसको कंप्लीट कर लीजिएगा वर्क। धन्यवाद।